हेलो एवरीवन, आप सबका मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसी स्ट्रेटेजी पे डिस्कस करेंगे जिसमें आप बेस्ट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया सेलेक्ट करना सीख सके। बट आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि ये वीडियो थोड़ी लंबे होने वाली है, तो जितनी भी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लीज आप उन सभी चीजों के नोट्स जरूर बना लें ताकि आपको ये वीडियो बार बार देखनी ना पड़े। तो चलो एक क्वेश्चन के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि क्या आपने या आपके फैमिली में किसी ने म्यूचुअल फंड में कभी इन्वेस्ट किया है, और अगर आंसर है यस तो क्या देख करके किया था। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन अपना शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं एक अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम को सिलेक्ट करते वक्त। वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ कुछ सालों को रिटर्न्स को देखते हैं बस। जैसे मान लो 2 साल 3 साल या 5 साल में वो देखेंगे कि वो 15% के एवरेज रिटर्न हमें डिलीवर कर रही है, तो उनको ये लगता है कि अगर हम भी अगर अगले 3 साल 5 साल 10 साल ऐसे इन्वेस्ट करेंगे तो सालाना 10-15% के हिसाब से हमें रिटर्न दे देगी। जबकि ये एक मिथ है, मतलब ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। रिटर्न देखना चाहिए जो कि अच्छी बात है, बट इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो भी देखने बहुत जरूरी है, जिसको हम इस वीडियो में हम लोग सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वाली गलती नहीं करोगे जो ज्यादातर लोग करते हैं। बट फिर भी अगर आपको कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, साथ ही आप व्हाट्सएप नंबर ये आपको शो हो रहा होगा, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसमें 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को हम लोग फोकस करने वाले हैं जिसमें आप बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम को ढूंढना सीख सकेंगे। पहली चीज क्या है कि आप कितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो प्लीज आप अपने नोटबुक में जरूर इस बात को लिख लें कि आप 5 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढ रहे हैं, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, या 6-7 महीने के लिए, या 20 साल के लिए, ये आपकी मर्जी है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे क्या देखना होता है, पर अभी के लिए प्लीज आप इसको जरूर लिख लें पहले पॉइंट को। दूसरा पॉइंट ये है कि आप कितना रिस्क आप बियर कर सकते हैं, कितना रिस्क उठा सकते हैं, आप कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी को आप झेल सकते हैं, इसको आपको जरूर से फोकस में रखना है। मतलब कि अगर आप एग्जांपल के लिए ले रहा हूं कि आप 2,000 रुपए पर मंथ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या 10,000 रुपए पर मंथ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप कितना ज्यादा उसमें रिस्क उठा सकते हैं। क्योंकि आप भी जानते हो म्यूचुअल फंड में कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रॉफिट या लॉसेस होगा। बट मैं आपको ये डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, इतिहास के हिसाब से बहुत सा अच्छा ऐसा प्रॉफिट होगा। बट आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क उठा सकते हो, उसके हिसाब से आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम ढूंढना चाहिए जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। तो ठीक है, पहले आपको लिखना है। साथ ही साथ ये भी लिखना है कि आप कितने प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे हैं। कि अगर मान लेते हैं कि आपने 5 साल के लिए आप 2,000 रुपए पर मंथ की आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मैं बस एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो आपने साल का 24,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया। 5 साल में कितना, 1,20,000 रुपए। तो आप 1,20,000 रुपए जो आपने 5 साल में इन्वेस्टमेंट किया है उसमें मैक्सिमम कितने का रिस्क उठा सकते हो और आप कितने प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे हो, ये आपको जरूर लिखना है। क्योंकि आपके फाइनेंशियल गोल को पूरा करने में ये आपकी जरूर मदद करेगा। और उसी से जुड़ता हुआ ये तीसरा पॉइंट है कि आपका इन्वेस्ट करने का कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्टिव होगा, कोई तो लक्ष्य आपका होगा ही। जाहिर सी बात है कि आप क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। तो हर म्यूचुअल फंड स्कीम के भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आपका अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को म्यूचुअल फंड स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से मैच करना होगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा कि उनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। कोई नहीं, हम यही तो इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे, बट अभी के लिए ये पॉइंट आप जरूर लिख लो। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, किन किन म्यूचुअल फंड स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको एक कंपैरिजन करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी एएमसी बेस्ट है। एग्जांपल के लिए कि आप एसबीआई के साथ जाना चाहोगे, आप एचडीएफसी के साथ जाना चाहोगे, आप पराग परीक के साथ जाना चाहोगे, आप एक्सिस के साथ जाना चाहोगे, आप यूटीआई के साथ जाना चाहोगे, आप किसके साथ जाना चाहोगे, वो कंपैरिजन भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो इन 4 पॉइंट्स को प्लीज आप लोग लिख लें, अदरवाइज का स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। वैसे लिख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और हम सारी चीजों को आगे डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। अब पहले 2 पॉइंट तो मैं जानता हूं कि आप आसानी से लिख लेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कि आप कितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कितना रिस्क और कितने प्रॉफिट का, ये सारी चीजें आप कर लोगे। बट आखिरी के जो 2 पॉइंट्स हैं इसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। तो इसको समझने के लिए हमें म्यूचुअल फंड को थोड़ा बारीकी से समझना होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट्स को लेकर के
कि म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो ये चीज आप बड़े अच्छे से समझना। अगर म्यूचुअल फंड के बारे में आसान लैंग्वेज में समझें तो आप इसे ट्रस्ट के रूप में देख सकते हो, जो कि इन्वेस्टर से पैसा लेकर के एक अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अलग अलग मार्केट और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। मतलब इसका प्राइमरी रोल क्या हुआ कि हम जो इन्वेस्टर हैं, हमारे को रेगुलर इनकम या हमारी वेल्थ को क्रिएट करना, ये इनका म्यूचुअल फंड का काम है, राइट। अभी हम लोग म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स देखेंगे और उनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। जो आपका जो हमारा थर्ड पॉइंट था, याद करना कि म्यूचुअल फंड स्कीम जो अलग अलग होती है उनके क्या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं, ताकि हम अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को उनसे मैच कर सकें। तो यहाँ से आपकी स्टडी शुरू होती है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज को जरूर जान लें आप कि कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा हुआ है तो वो थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल होगा, पर लंबे समय में हाई रिटर्न्स डिलीवर करने का भी पोटेंशियल वो रखेगा। और इसी के विपरीत अगर कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम डेट इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है तो जाहिर सी बात है वो इसका अपोजिट होगा, मतलब लेस वोलेटाइल होगा और इक्विटी के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कम रिटर्न डिलीवर करेगा। सिंपल है ये। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किसमें इक्विटी की मात्रा ज्यादा है और किसमें डेट की मात्रा ज्यादा है। पहला हमारा जो है इक्विटी स्कीम है। अब ये कौन से होते हैं, जैसे मल्टी कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सारे के सारे इक्विटी रिलेटेड स्कीम्स है। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि इन सभी स्कीम्स में कम से कम 65% से ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। समझना कि अगर 100 करोड़ रुपए अगर है इनके पास इस स्कीम में किसी के पास, तो उसमें से 65 करोड़ रुपए जो है वो कम से कम इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ही डालेगा। मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस में कर रहा है, इक्विटी में। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर किसी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होता है तो वो ज्यादा वॉलेटाइल होगा, राइट। वॉलेटाइल होने का मतलब क्या है कि उसमें उतार चढ़ाव ज्यादा होगा, वो ऊपर नीचे ज्यादा करेगा। ये आपको थोड़ा समझना है। बट इसी के साथ साथ इसमें एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि ये वोलेटाइल तो होगा पर इसमें एक लंबे समय में हाई रिटर्न डिलीवर करने की भी कैपेबिलिटी होती है। तो अगर आप क्या चाहते हो कि अगर आप 5 साल या 7 साल या इससे लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, इस चीज को ध्यान रखना, आप उससे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो और एक हाई रिटर्न की उम्मीद कर रहे हो और वॉलेटिलिटी झेलने की भी क्षमता रखते हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं इक्विटी रिलेटेड स्कीम से मैच होता है। ठीक है, समझ में आया। अभी आप डिसाइड मत कर लेना कि आपको यही लेना है, मैं अभी आपको और भी बता देता हूं ताकि आपको इंफॉर्मेशन रहे और अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को मैच करने में आपको कहीं ना कहीं ज्यादा सहूलियत हो। ठीक है, अभी हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, ये है डेट स्कीम्स। अब डेट स्कीम्स में आप देखोगे तो बहुत सारे, जैसे ओवरनाइट फंड हो गए, लिक्विड फंड हो गए, अल्ट्रा शॉर्ट फंड हो गए, और ऐसे बहुत सारे होते हैं। ये आप देखो मैंने आपके सामने ये ओपन कर दिया है, पिछली बार से आपको ज्यादा दिख रहा होगा इक्विटी के रिस्पेक्ट में। अब ये आप पहले समझो ये क्या होता है। ये कंपैरेटिवली, क्योंकि इसमें इक्विटी की मात्रा कम होती है तो लेस वॉलेटाइल होता है। और इसमें लोग ज्यादातर क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक रीजनेबल और एक मतलब रेगुलर इनकम के लिए, ताकि एक रेगुलर इनकम मिल सके। और ये इसमें देखो, इसमें कुछ ऐसे होती है ना कि हाई लिक्विडिटी भी होती है। हाई लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ कि आप कभी भी इसे बाय कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो। हालांकि इसे इक्विटी में भी आज के डेट में पॉसिबल है, बट क्या होता है कि आप नोटिस करना कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो, मतलब बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो रखा हो, तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आप कम छोटे समय में अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट किया और निकालना चाहते हो वापस, तो हो सकता है कई बार आपको लॉस में निकालना पड़ जाए। तो आपको लगेगा कि यार ये म्यूचुअल फंड तो सब बकवास होता है, कुछ भी नहीं होता। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप इक्विटी रिलेटेड वाले स्कीम पे भी फोकस कर सकते हो। बट अगर आप ये चाहते हो कि आप छोटे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, छोटे समय का मतलब आपके लिए क्या हो गया कि चाहे वो कुछ मंथ्स हो गए, चाहे वो 1 साल हो गया, चाहे वो 2 साल हो गया, चाहे 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, मतलब कोई भी आपके लिए छोटा कुछ भी हो सकता है। बट आप ज्यादा वॉलेटिलिटी पसंद नहीं करते हो, आप चाहते हो कि यार थोड़ा पैसा बने पर बने, तो आप डेट स्कीम पे फोकस कर सकते हो। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब क्या कुछ ऐसे स्कीम्स भी होते हैं जिसमें इक्विटी प्लस डेट दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, तो यस ऐसा होता है। तो हम चलकर उनकी बात करते हैं। इसको हम कह सकते हैं हाइब्रिड फंड। और इसी के साथ साथ मैं आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स भी मैं आपको यहाँ पे ही बता दूंगा। हाइब्रिड में जैसे आप ये देख सकते हो, कंजर्वेटिव होता है, बैलेंस या एग्रेसिव होता है, डायनेमिक होता है, ये सारे जो है वो कहीं ना कहीं हाइब्रिड के होते हैं। तो ये किनको चाहिए होता है, ये कौन लेता है। तो इसमें देखो, इसमें आम तरीके से बता रहा हूँ, हालांकि सब में अलग अलग रेशियो होता है, पर मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि इसमें इक्विटी और डेट दोनों को ही अच्छी तरीके मात्रा में इसमें इन्वेस्टमेंट होती है।
तो इससे क्या होता है कि वॉलेटिलिटी भी ज्यादा, अब जाहिर सी बात है जिसमें ज्यादा इक्विटी वाला डला हुआ है कंपेरेटिवली बहुत वॉलेटाइल होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी का जो उतार चढ़ाव होता है वो थोड़ा सा कम होता है। और इसमें जाहिर सी बात है कि अब जितना इक्विटी में जितना डायरेक्ट पैसा बनेगा उतना तो नहीं बनेगा, इसमें थोड़ा सा कम बनेगा, ये जाहिर सी बात है, पर इतना कम भी नहीं बनेगा जितना डेट में बनता है। मतलब उसके बीच का हो गया कि वो जो चाहते हैं कि यार थोड़ी सी कम वॉलेटिलिटी रहे और लॉन्ग टाइम में एक अच्छा पैसा बन जाए, डेट के जितना कम भी ना बने और इक्विटी के जितना ज्यादा वोलेटाइल भी ना हो। तो उन दोनों का कोई बीच का मेथड चाहता है, कोई बीच का स्कीम चाहता है जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन हो थोड़ा सा, तो वो हाइब्रिड स्कीम्स को फोकस कर सकता है। आप इसमें फोकस कर सकते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इसमें मैच हो जाएगा फिर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसी के साथ साथ अगर आप में से कोई ऐसा है जो रिटायरमेंट के लिए डाल रहा हो या फिर बच्चों के लिए डाल रहा हो, जैसे लंबे समय के लिए मैं बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर दूं, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बट इसमें एक नोट करने वाली बातचीत क्या है कि इसका लॉक इन पीरियड होता है कम से कम या तो 5 साल का, या तो रिटायरमेंट एज या बच्चा मैच्योरिटी की एज पे आ जाए, ये होता है दोनों में से जो भी पहले आएगा। ये आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना होगा। तो और ये भी जो है इनका ज्यादा पोर्शन भी जितना मैंने चेक किया है वो सारा का सारा इक्विटी पोर्शन ज्यादा होता है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल भी होता है। और अगेन ये लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन पे ही फोकस करता है। और इस वजह से आप नोटिस भी कर रहे हो कि देखो यहाँ पे लॉक इन पीरियड भी है 5 ईयर का, ताकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिले। तो आई होप कि अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको कौन सा चूज करना चाहिए। आपको इक्विटी वाला चूज करना चाहिए, आपको डेट वाला चूज करना चाहिए, आपको हाइब्रिड वाला चूज करना चाहिए, आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड चूज करना चाहिए, आपको क्या चूज करना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा। तो जो तीसरा पॉइंट था हमारा वो यहाँ से क्लियर हो गया है। पहले 2 पॉइंट तो आप खुद से कर लो, कोई इसमें इशू वाली बातचीत नहीं, हमने पढ़ा ही था। अब बात आती है चौथे पॉइंट की। चलो हमने अगर ये कर भी लिया, मान लेते हैं कि आपने हाइब्रिड चूज किया या इक्विटी चूज किया, डेट चूज किया, सॉल्यूशन कोई भी एक चूज किया। अभी यहाँ पे स्क्रीन पे हमें हाइब्रिड और सॉल्यूशन वाले दिख रहा है, तो हम इसी पे बात करते हैं कि मान लेते हैं आपने हाइब्रिड चूज किया है। अगर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये तो बहुत सारी एएमसीज हैं, आप किस पे करोगे? मतलब एक्सिस के साथ जाओगे, एसबीआई के साथ जाओगे, आप एचडीएफसी के साथ जाओगे, है ना, आप पराग परी के साथ जाओगे, और किसके साथ जाओगे ये कैसे चूज करें? तो इसके लिए कुछ और चीजों को आपको फोकस करना है, वो हम लोग देख लेते हैं। शार्पे रेशियो, बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले हम एक काम करेंगे कि इनकी थोड़ी डेफिनेशन देखेंगे और फिर इनका यूज देखेंगे कैसे करना है। तो आप यहाँ नोटिस करोगे क्या लिखा हुआ है। शार्पे रेशियो क्या है? रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, जिसको कॉमनली मेजर करने के लिए मान जाता है। तो ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होता क्या है ये समझो। अभी जैसे मान लो कोई एक स्कीम है, राइट, तो उसको जाहिर सी बात है कोई ना कोई फंड मैनेजर जो है वो मैनेज कर रहा है। तो ये फंड मैनेजर कितना रिस्क उठा रहा है और उसके रिस्पेक्ट में कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है, कहीं ना कहीं शार्प पे रेशियो से आप ये मेजर कर सकते हो। मतलब कि अगर कोई रिस्क ज्यादा उठा रहा है तो जाहिर सी बात है उसे रिटर्न भी ज्यादा डिलीवर करना चाहिए। और अगर कोई रिस्क कम उठा रहा है और उसके रिस्पेक्ट में अगर वो कम रिटर्न जनरेट करता है तो भी भाई वो बोल सकता है कि मैंने रिस्क भी कम लिया था, इससे थोड़ा रिटर्न कम आया है। तो ये हमें कहीं ना कहीं देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स ऐसे होते हैं कि रिस्क तो बहुत ज्यादा उठाते हैं पर क्या होता है कि वो रिटर्न बहुत कम जनरेट करते हैं। तो ये तो कहीं से भी मतलब जस्टिफाई नहीं हुआ। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बट आप बोलोगे सर इतना ध्यान कैसे दें, हम कैसे देखें? तो इसके लिए ज्यादा टेंशन मत लो। बस आपको क्या देखना है, ज्यादा शार्पे रेशियो रहेगा, मतलब जितना ज्यादा रहेगा उतना स्कीम बेटर रहेगा। कहाँ से देखना है अभी मैं वो बताऊंगा, पर अभी के लिए समझो कि जितना ज्यादा शार्पे रेशियो होगा स्कीम उतना ही बेटर होगा। सिंपल। अब ये बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इसको समझो कि ये भाई एक आसान तरीके से आप लोग समझो कि ये वॉलेटिलिटी है। अब वॉलेटिलिटी इतनी देर से हम लोग बात किए जा रहे हैं कि भाई वॉलेटिलिटी जितना कम होगा उतना बेटर है, तो ये तो सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा कि बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। तो अभी मैंने क्या करा, एक मनी कंट्रोल से थोड़ा सा एक कॉपी किया था, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, फिर हम डायरेक्ट मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाएंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कहाँ से हम कैसे इसको देखते हैं। ठीक है, चलो अभी देखो स्टैंडर्ड डेविएशन और ये जो बीटा आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ साफ देखो कि जो एवरेज था इनके पीयर म्यूचुअल फंड स्कीम का, तो वो ज्यादा था। और इसका जो है जिसका भी मैंने ओपन करा हुआ था ये कम है, 19.8 के रिस्पेक्ट में 16.62 है। यहाँ पे नोटिस करोगे बीटा भी 0.63 है 0.86 के रिस्पेक्ट में। और शार्पे रेशियो हमने भी क्या बात किया था, जितना ज्यादा होगा उतना बेटर। तो इसका जो पीयर वाला है
पीयर वाला कैसे कह सकते हैं, मान लो कि अभी मान लो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड पे हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और इसमें एक्सिस भी है, इसमें एसबीआई भी है, इसमें एचडीएफसी भी है, कोई भी बहुत सारे हैं। तो इन सब का जो एवरेज होगा, जो शार्पर रेशियो, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये देखा जा रहा है कि एवरेज से जिसका भी मैंने ओपन करा था वो तो इसके डबल से भी ऊपर है, तो बहुत अच्छा हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा देखना होगा, तो आसानी से इसको याद रख लो। बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि वॉलेटिलिटी को कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं, तो ये जितना कम होगा उतना बेटर है। और शार्पर रेशियो क्या डिफाइन कर रहा था कि जितना रिस्क लिया है उसके रिस्पेक्ट में कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो ये जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है हमारे लिए, राइट? सिंपल। चलो तो हम लोग काम करते हैं, हम लोग जाते हैं गूगल पे, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड मनी कंट्रोल पे जाते हैं। अभी मैंने इसी पे पहले जा रहा हूँ, राइट, और ये मनी कंट्रोल मैंने ओपन करा है। तो आप यार नोटिस करोगे, देखो आप किसी में भी जा सकते हो, जैसे इक्विटी का भी आप क्लिक करोगे, फिर हाइब्रिड का, डेट का, सॉल्यूशन, ये सब चीज पे आप क्लिक करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपको किसी में भी जाना है। तो अभी हम लोग क्योंकि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में, तो इसमें आए हैं, और यहाँ पे देखो ये बहुत सारी जितनी स्कीम्स हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। तो ये जो स्पॉन्सर्ड है ना, इस पे आपको फोकस नहीं करना है, उसे नीचे से आपको फोकस करना है, राइट? तो मैं एक काम कर दे रहा हूँ, यहाँ सबसे पहले ऊपर यहाँ पे कोटक का ही दिख रहा है, तो मैं डायरेक्ट आपको बस समझाने के लिए वैसे दिखा रहा हूँ, इंडियन रिसर्च तो हमें खुद करनी पड़ती है। तो एक बार इसे ओपन करते हैं, कोटक वाले को, और यहाँ पे हम सबसे पहले को नीचे ले जा रहा हूँ आपको, नीचे आपको आना है। ये देखो यहाँ पे आपको ये नोटिस हो रहा होगा कि इक्विटी में कितना पैसा डाला हुआ है इन्होंने, लगभग 25%, और डेट में कितना हुआ डाला हुआ है, लगभग 60%, है ना? बाकी अदर्स हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है ये चीज। तो इससे आपको पता चल गया होगा ना कि ये कम वोलेटिलिटी रहेगी इसमें, है ना? और सेफ्टी एक तरह से आप इसको ज्यादा है, ऐसा आप मानना होता है। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी देखो यहाँ पे कि इनका, अभी हम इन तीनों की बात करें, यहाँ 5 पैरामीटर हालांकि दिए हुए हैं, पर पांचों पे अभी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी हमने 3 सीखा है, तो 3 पे बात कर रहे हैं। कि शार्पर रेशियो तो इनका बेटर है, काफी बेटर है, मतलब देखो 3 टाइम्स है ऑलमोस्ट। पर ये जो है वो थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल है अपने जो इनकी पीयर वाली का है उसके रिस्पेक्ट। पीयर वाली कैसे होगी, मतलब आपने देखा था यहाँ पे कि ये जितने भी ये थी, मतलब यहाँ पे कोटक है, एलआईसी है, एसबीआई है, कैनरा है, एचएसबीसी, एचडीएफसी, यूटीआर, और सारे लाइंस है, तो ये सब इसकी पीयर वाले हैं, क्योंकि कंजर्वेटिव सारे ये सब फंड है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इनमें से अगर मैं जैसे कोटक का ओपन किया, तो यह देख रहा है कि ये ज्यादा वोलेटाइल है अपने पीयर्स के रिस्पेक्ट में, पर ये जो रिस्क, ये जो है शार्पर रेशियो, ये भी बहुत ज्यादा दे रहा है। तो क्या ये अच्छा है? देखो ये आपको डिसाइड करना है। मैं प्रैक्टिकली बताऊं, मैं तो ये कहीं रेड दिख जाए तो मेरे को पसंद नहीं आता, मेरे को तीनों ही ग्रीन चाहिए होता है, सिंपली बता रहा हूँ। ये तीनों ही मुझे ग्रीन चाहिए होता है, पर ये आपकी मर्जी है। एटलीस्ट अब आपको ये पता होगा कि आप जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, या आपने अभी तक जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आप उसको आगे क्रॉस चेक कर सकते हो कि वो कैसा परफॉर्म करती है। क्या पता उसकी जो पीयर वाली जो एमसी है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है, तो आपने क्यों डाल रखा है उसमें? तो ये सारी ही चीजें आपको चेक करनी चाहिए। तो देखो, मैं और भी चीजें, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं इसको समझने के लिए, बट अभी मैं एक काम करता हूँ, इतना हम लोग इनफ करते हैं इस चीज में वीडियो में। रीजन क्योंकि अगर और ज्यादा करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगी। पर अगर आपको फिर भी कोई सवाल आएगा, इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी आएगा, तो आप, जाहिर सी बात है, मैंने फोन नंबर यहाँ दे रखा है, आप व्हाट्सएप पेज पे कांटेक्ट कर सकते हो, और जरूरत पड़ने पे कॉल भी कर सकते हो। सिंपल। आई होप कि आपको अब शार्पर रेशियो, बेटा और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो हम लोग एक फाइनल एक बार देख लेते हैं, सारे स्टेप्स को एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फाइनेंशियल गोल अपना देखना है कि भाई हम कितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, है ना? शॉर्ट टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, और कितना रिस्क उठा सकते हैं, कितने वोलेटिलिटी झेल सकते हैं, कितना प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई। तीसरी चीज क्या देखनी थी हमें, कि अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को हमें मैच करना है म्यूचुअल फंड स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के। वो आपको समझ में आ गया कि इक्विटी में, डेट में, हाइब्रिड में, या किसी में सॉल्यूशन में, ये आप खुद से अब आपको देखना समझ में आ गया होगा। लास्ट हमने मनी कंट्रोल में जाकर के आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम कैसे सेलेक्ट करनी है, ये भी मैंने आपको बताया, शार्पर रेशियो, बेटा और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करके। तो अभी तक देखो, है तो बहुत सारी चीजें अभी भी, पर एटलीस्ट आप उन लोगों से फार बेटर नॉलेजेबल हो जो लोग सिर्फ रिटर्न्स के को देख करके एक अच्छे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने पे लग जाती है। अब आपको उनसे काफी ज्यादा नॉलेज है।
तो आप इनको देखो, और प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करो, लाइक करो। और अगर आप चाहते हो कि इसके बारे में जितनी चीजें मैंने बताई आप इसको थोड़ा पढ़ना भी चाहते हो, तो ब्लॉग भी हमने लिखा हुआ हमारी वेबसाइट पे है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं हम लोग। आई होप को आपको ये अच्छा लगा होगा, वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।